आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे तथा ऊपर गुरुत्वीय त्वरण। तो अभी हमने पीछे पृथ्वी के पृष्ठ पर गुरुत्वीय त्वरण की बात की। अब हम पृथ्वी के पृष्ठ के ऊपर तथा नीचे यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण यानी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की बात करेंगे। तो देखिए कह रहा है कि चित्र में दर्शाए अनुसार पृथ्वी के पृष्ठ से ऊंचाई h पर स्थित किसी बिंदु द्रव्यमान m पर विचार कीजिए। तो कोई यहाँ पर पॉइंट मास मानना है जो पृथ्वी से h ऊंचाई पर है और ये हमारा पृथ्वी का पृष्ठ है और ये पृथ्वी की त्रिज्या है। तो चित्र 7.8a जो दिया गया है यह पृथ्वी के पृष्ठ से किसी ऊंचाई h पर हमें g निकालना है, इस चीज को दर्शा रहा है। इंग्लिश वाली बुक में भी देखिए फिगर बना हुआ है। अब देखिए कह रहा है कि पृथ्वी की त्रिज्या को आरी द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। तो आरी लिखा गया पृथ्वी की त्रिज्या, देखिए जैसे यहाँ भी लिखा गया है। आर का मतलब रेडियस, ई का मतलब अर्थ। चूंकि यह बिंदु पृथ्वी से बाहर है, इसकी पृथ्वी के केंद्र से दूरी आरी प्लस एच है। अब चूंकि पृथ्वी की त्रिज्या आरी है तो यहाँ भी आर ई होगा और ये एच ऊंचाई है, तो पूरी अगर दूरी की बात की जाए तो आर ई प्लस एच हो जाएगी। यदि बिंदु द्रव्यमान m पर बल के परिमाण को FH द्वारा निर्दिष्ट किया गया है तो समीकरण 7.5 से हमें निम्नलिखित संबंध प्राप्त होता है। अब अगर जो बिंदु द्रव्यमान है जो h ऊंचाई पर है पृथ्वी की सतह से, यहाँ पर ये जो पॉइंट मास है, तो इस पर अगर बल की बात की जाए और ये कह रहा है कि हम लगने वाले बल को FH कहें, मतलब h ऊंचाई पर पृथ्वी के जो बल लग रहा है अगर उसकी हम बात करें तो कह रहा है FH = GMEM/RE + H का होल स्क्वायर। देखिए हमने पढ़ा था G बराबर ये देखिए लिखा हुआ है स्मॉल g बराबर GME/RE स्क्वायर। ये कैसे आया था? हमें f में m का भाग दिया, तो अब f की बात जब करेंगे तो इसी m का गुणा हो जाएगा इस g में। तो यहाँ पर जो है हमारा हो जाएगा FH बराबर GME/RE स्क्वायर था, तो एक m और आ गया। बल दो द्रव्यमानों के बीच लगता है तो पृथ्वी का द्रव्यमान गुणे ये हमारा आ जाएगा जो पॉइंट मास ऊपर माना गया अपान बीच की दूरी का स्क्वायर, तो RE + H का होल स्क्वायर। इसको इस तरह समझिए कि जैसे हम लोग जब पढ़ते थे, जब हम आवेश के बारे में पढ़ रहे थे तो आवेश पर लगने वाला बल होता था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने G रख दिया, Q1 की जगह M1 और M1 ME है पृथ्वी का द्रव्यमान, तो ME रख दिया, और दूसरा Q2 M है अपान बीच की दूरी RE + H का होल स्क्वायर। तो जैसे आवेश वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं सेम वही चीज यहाँ है। तो ये बल निकल आया कि बिंदु द्रव्यमान पृथ्वी से h ऊंचाई पर है पृथ्वी की सतह से, तो उस पर इतना फोर्स लगेगा। अब बिंदु द्रव्यमान द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण कितना होगा? तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, तो त्वरण बराबर बल बटे द्रव्यमान हो जाएगा। तो FH/m कर दिया GH, ये 3 लकीर का मतलब इक्विवेलेंट समतुल्य होता है, तो ये G की वैल्यू आ गई तथा इस प्रकार हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से GH = हो जाएगा FH/m। गुरुत्वीय त्वरण h ऊंचाई पर बराबर बल दोनों द्रव्यमानों के बीच पृथ्वी और जो बिंदु द्रव्यमान माना गया है अपान m। तो ये हो जाएगा GME/RE + H का होल स्क्वायर, जैसा हमने पीछे पढ़ा था। तो स्पष्ट रूप से यह मान पृथ्वी के पृष्ठ पर G के मान से कम है।
अब जाहिर सी बात है कि पृथ्वी की सतह पर कितना था, पृथ्वी की सतह पर यहाँ आर ई प्लस एच की जगह आर ई था, तो जी बराबर जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर था पृथ्वी की सतह पर। अब यहाँ पर आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, तो किसी चीज़ में ज़्यादा का भाग देंगे तो उत्तर कम आएगा, तो जाहिर सी बात है पृष्ठ पर जो जी होगा उससे एच ऊंचाई पर आने वाला जी, पृथ्वी पर जो जी होगा वो ज़्यादा होगा एच ऊंचाई पर जी के तुलना में। तो कुल मिलाकर पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। तो वही बात देखे यहाँ कह रहा है कि स्पष्ट रूप से यह मान पृथ्वी के पृष्ठ पर जी के मान से कम है। तो जी बराबर जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर, जबकि एच स्मॉलर देन आर ई, मतलब जो एच ऊंचाई ली गई है वो पृथ्वी की त्रिज्या से बहुत कम है। 2 बार स्मॉल का साइन लगा है, इसका मतलब पृथ्वी की त्रिज्या से बहुत कम ऊंचाई है जहाँ पर हमने द्रव्यमान को माना है, बिंदु द्रव्यमान को। तो कह रहा है कि हम समीकरण 7.14 के दक्षिण पक्ष को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्योंकि एच को बहुत कम माना गया है तो एच आर ई के बराबर ही लिख सकते हैं। तो जी एच बराबर जी एम ई अपान आर ई का स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर, इस तरह लिख सकते हैं। जब इस तरह लिखेंगे तो आ जाएगा जी 1 प्लस एच अपान आर ई का पावर -2, ये पूरा ऊपर जाएगा तो स्क्वायर की जगह माइनस में हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो चूंकि देखिए एच की वैल्यू बहुत कम है, इसलिए इस प्रकार की बजाय हमने इसको इस प्रकार लिखा। अगर आर ई स्क्वायर का इसमें गुणा कर दिया जाए तो फिर यही आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाएगा। करके देखिए आर ई स्क्वायर प्लस आर ई स्क्वायर अपान आर ई स्क्वायर हो जाएगा इंटू एच, तो आर ई स्क्वायर कट जाएगा तो आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर बचेगा। दोनों का स्क्वायर होगा तो जाहिर सी बात है कि स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये फार्मूला निकल के आया कि एच ऊंचाई पर जी की वैल्यू कितनी होगी। अब देखिए एच अपान आर ई चूंकि 1 से बहुत कम है, इस 1 से बहुत कम आएगी वैल्यू। क्यों? क्योंकि इस एच की तुलना में पृथ्वी की त्रिज्या बहुत ज़्यादा है। किसी कम में बहुत ज़्यादा का भाग देंगे तो पॉइंट में बहुत कम आएगा। जब पॉइंट में बहुत कम आएगा तो जाहिर सी बात है पॉइंट में आएगा तो इस आर ई की तुलना में बहुत कम होगा, इस 1 की तुलना में बहुत कम होगा। तो इसलिए एच अपान आर ई स्मॉलर देन 1 के लिए द्विपद व्यंजक का उपयोग करने पर, तो अगर अब हम यहाँ पर द्विपद व्यंजक का उपयोग कर दें तो जी एच इक्वेलेंट हो जाएगा जी 1 माइनस 2h अपान आर ई। मतलब ये जो यहाँ पर हम दिखा रहे थे ये इधर नीचे होता तो ये 2 यहाँ पर आ जाएगा तो 2h अपान आर ई हो जाएगा। क्योंकि कोई बहुत छोटी चीज़ है उसका अगर हम स्क्वायर करें पॉइंट में, क्योंकि ये वैल्यू कम है तो इतना 0.01 है, इसका स्क्वायर कर दें तो 0.0001 हो जाएगा और बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो सीधा सीधा हम 2 का गुणा कर देते हैं बहुत कम वैल्यू के लिए। तो ये आ जाएगा अगर पृथ्वी से एच ऊंचाई पर कोई बिंदु द्रव्यमान रखा गया है और एच पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है तो हम इस फार्मूले का उपयोग करके वहाँ पर जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए आगे आ जाता है, कह रहा है इस प्रकार समीकरण 7.15 से हमें प्राप्त होता है कि हम ऊंचाई h के लिए g का मान गुणक 1 माइनस 2h अपान आर ई द्वारा घटता है। तो कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी से अगर h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण के घटने की अगर हम बात करें तो 1 माइनस 2h अपान आर ई के गुणा के आधार पर घटता है। का मान गुणक के आधार पर मतलब मल्टीप्लायर के आधार पर घटता है। इसके ये बात निकल के सामने आई। अब देखिए कह रहा है कि अब हम पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे गहराई d पर स्थित किसी बिंदु द्रव्यमान m के विषय में विचार करते हैं। तो अभी हमने पृथ्वी से h ऊंचाई की बात की, अब d गहराई की बात करेंगे। तो ऐसा होने पर चित्र 7.8b में दर्शाए अनुसार इस द्रव्यमान की पृथ्वी के केंद्र से दूरी आर ई माइनस डी त्रिज्या के छोटे गोले तथा d मोटाई के एक गोलीय खोल के से मिलकर बनी मान सकते हैं।
तो इसको थोड़ा सा इंग्लिश वाली बुक में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जब हम गहराई की बात करेंगे तो मान लीजिए इतनी गहराई पे है, तो ये छोटा सा गोला हम मान लें कि पृथ्वी के अंदर ये छोटा सा गोला है और ये बहुत बड़ा गोला है। तो ये पृथ्वी की त्रिज्या हो गई और ये RD हो गई। तो अगर हम सिर्फ इतनी दूरी की बात करें कि कितना ऊंचाई मतलब कितना दूरी कम हो गई, तो ये जो दूरी है कितना हो जाएगी, RE माइनस D हो जाएगी। तो RE माइनस D दूरी पर यह बिंदु रखा है केंद्र बिंदु से, ये हम कह सकते हैं। तो वही देखिए यहाँ पर कह रहा है कि RE माइनस D त्रिज्या के छोटे गोले के कारण आरोपित बल। हाँ, तो RE माइनस D त्रिज्या के छोटे गोले तथा D मोटाई के एक गोलीय खोल से मिलकर बनी मान सकते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि ये पृथ्वी ये अगर ये ना होता तो खोखली हो जाती, तो ये गोलीय खोल हो जाता, तो इससे D दूरी पर। तो ये RE माइनस D पृथ्वी के केंद्र से दूरी पर कोई द्रव्यमान बिंदु मास रखा गया है, ये हम मान सकते हैं। तो देखिए अब कह रहा है कि तब द्रव्यमान m पर D मोटाई की बाह्य खोल के कारण आरोपित बल पिछले अनुभाग में वर्णित परिमाण के कारण शून्य होगा। तो जैसा हम पीछे पढ़े हैं कि गोलीय खोल है, जब बिल्कुल जैसे आवेश में हम लोग पढ़ते थे वैसे यहाँ भी पढ़ना है। तो जब कोई गोले के अंदर हम लोग जाते थे तो वहाँ विद्युत चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाता था, क्योंकि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र वहाँ पे नहीं रहता था। क्यों नहीं रहता था? क्योंकि गोला है तो गोले के बाहर आवेश रहता है, गोले के अंदर नहीं। गोले के बाहर क्यों रहता है? क्योंकि जैसे मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव में भी रिपल्सन होता है, तो दूर रहेंगे, सतह सबसे दूर है। या निगेटिव है तो भी दूर रहेंगे, तो सतह सबसे दूर है। तो सबसे दूर क्या है? सतह। इसलिए सारा आवेश सतह पर रहता है। तो जब सारा आवेश सतह पर रहता है तो सतह से हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर होती हैं, अंदर की ओर नहीं। तो जब अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं ही नहीं होंगी तो विद्युत क्षेत्र का अनुभव नहीं होगा, तो विद्युत क्षेत्र 0 होगा। जब विद्युत क्षेत्र 0 होगा तो हमने पढ़ा है F = QE। अब जब E ही 0 हो गया तो आवेश पर किसी प्रकार का बल नहीं लगेगा। तो बिल्कुल उसी तरह से हमें यहाँ भी सोचना है कि बाह्य खोल के कारण आरोपित बल पिछले अनुभाग में वर्णित परिमाण के कारण शून्य होगा। तो यहाँ भी बिल्कुल वही कंडीशन बनेगी कि विद्युत क्षेत्र जैसे नहीं है तो इसी प्रकार गुरुत्वीय क्षेत्र अंदर नहीं होगा एक तरह से, तो वहाँ पर बल शून्य होगा। जहाँ तक RE माइनस D त्रिज्या के छोटे गोले के कारण आरोपित बल का संबंध है, तो पिछले अनुभाग में वर्णित परिणाम के अनुसार इस छोटे गोले के कारण बल इस प्रकार लगेगा जैसा कि छोटे गोले का समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र पर केंद्रित होगा। तो अभी इस बाहर वाले इस खोल के कारण तो लगना नहीं बल, अभी ये बचा है इसी के कारण लगेगा, क्योंकि इसके कारण द्रव्यमान यहाँ पर है बिंदु मास, तो इसके कारण बल लगेगा। तो वही कह रहा है कि जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था स्थिर वैद्युतिकी चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि गोले के अंदर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, तो उसी प्रकार यहाँ भी कंडीशन बनेगी। तो यहाँ पर देखिए इस अंदर वाले गोले के कारण तो इस बिंदु मास पर बल लगेगा, लेकिन बाहर वाले के कारण नहीं लगेगा। आवेश वाले चैप्टर के हिसाब से हमने आपको समझाया। तो अब इसके कारण कितना बल लगेगा ये निकालेंगे जो ये अंदर बचा है, क्योंकि यहाँ पर द्रव्यमान रखा है। तो ये दूरी हमारी RE माइनस D है, क्योंकि बाहर तक RE है तो ये RE माइनस D होगी, क्योंकि बाहर से अंदर तक की ये दूरी हमने D मानी है। तो वही कह रहा है कि यदि छोटे गोले का द्रव्यमान ms है तो ms/me बराबर RE माइनस D का होल क्यूब अपान RE क्यूब। इसको हम लोग इस तरह समझेंगे कि पृथ्वी चूंकि ठोस गोला है तो गोले का घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन, और ठोस गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। तो यम हमारा हो जाएगा D ×
4/3 पाई आर क्यूब। अब चूंकि पृथ्वी है तो आर ही लिख देंगे। तो अगर हम इसको इस तरह से समझें तो पूरी पृथ्वी का द्रव्यमान और सिर्फ इतने के द्रव्यमान की बात करें हम, तो पूरे पृथ्वी के द्रव्यमान के लिए एम ई हो जाएगा, एम ई इक्वल टू तो डी इंटू 4/3 पाई आर ई क्यूब। और ये सिर्फ इतने की बात करें एम एस जिसको कहा गया है, तो एम एस हो जाएगा डी इंटू 4/3 पाई, अब आर ई क्यूब की जगह आर ई माइनस डी का होल क्यूब हो जाएगा। अब इनको अगर भाग देंगे तो ये डी डी और ये सब कट जाएगा, तो एम एस अपान एम ई अगर हम करेंगे तो एम एस नीचे, तो ये आर ई माइनस डी का होल क्यूब ऊपर चला जाएगा, एम ई में ये आर ई क्यूब नीचे चला जाएगा। इस प्रकार से ये लिखा गया है। तब आगे समझते हैं। कह रहा है क्योंकि किसी गोले का द्रव्यमान उसकी त्रिज्या के घन के अनुक्रमानुपाती होता है, जैसा अभी हमने आपको बताया। तो इससे क्या होगा कि एफ डी बराबर, हाँ मतलब ये बता रहा है कि ये ऐसा इसलिए लिखा गया क्योंकि किसी गोले का द्रव्यमान उसकी त्रिज्या के घन के अनुक्रमानुपाती होता है, तो त्रिज्या का घन यानी क्यूब किया गया। अब देखिए इसके बारे में बता रहा है कि किसी गहराई डी पर जी, इस प्रकरण में केवल आर ई माइनस डी त्रिज्या का छोटा गोला ही जी के लिए योगदान देता है। ये छोटा गोला, ये बड़ा वाला नहीं देगा, इसको ध्यान देना है। अतः बिंदु द्रव्यमान पर आरोपित बल, अब आरोपित बल की बात करें तो इस बड़े गोले के कारण तो होगा नहीं, अगर इसको हटा लें तो ये खोखला हो जाएगा, तो अंदर जो है गुरुत्वीय क्षेत्र नहीं होता, इसलिए वहाँ पर गुरुत्वीय बल भी नहीं लगेगा। जैसे चुंबकीय क्षेत्र न होने से चुंबकीय बल नहीं लगता था, अरे वो विद्युत क्षेत्र नहीं होने से विद्युत बल नहीं लगता था। तो अब इस अंदर के कारण क्या होगा, तो बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, तो एफ डी बराबर जी एम एस एम अपान आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर। जैसे पीछे था ये वाला वैसे यहाँ है, यहाँ ऊंचाई में था तो आर ई को जोड़ा गया था एच से, यहाँ गहराई में है तो दूरी घटेगी इससे, तो इसलिए आर ई माइनस डी स्क्वायर का, आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर लिखा गया। बस इतना अंतर है। अब देखिए कह रहा है ऊपर से एम एस का मान प्रतिस्थापित करने पर हमें प्राप्त होता है। अगर हम इस ऊपर से एम एस का मान हटा दें, इस एम एस का, तो एफ डी बराबर जी एम ई एम आर ई माइनस डी अपान आर ई का होल क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर एम एस की जगह एम ई रख दिया गया है। तो ये जो फार्मूला है हमारा, इसमें एम एस बराबर इधर एम ई का गुणा होगा और ये पूरा होगा, तो इसको उठा के अगर एम एस की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, एम एस की वैल्यू, तो ये चीज़ हमें प्राप्त हो जाएगी एफ डी बराबर जी एम ई एम आर ई माइनस डी अपान आर ई का होल क्यूब। और इस प्रकार गहराई डी पर गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, जी डी इक्वल टू एफ डी बाई एम, क्योंकि त्वरण बराबर बल बटे द्रव्यमान होता है, गुरुत्वीय बल हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण है, तो जी डी बराबर एफ डी अपान एम बराबर एफ डी की ये वैल्यू रखेंगे, तो जी एम ई अपान आर ई का क्यूब और ये आर ई माइनस डी का ये ब्रैकेट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा जी आर ई माइनस डी अपान आर ई इक्वल टू जी वन माइनस डी अपान आर ई। अब यहाँ पर भी देखिए, जैसे यहाँ पर हमने एच अपान आर ई को बहुत कम माना, एच की वैल्यू बहुत कम थी, इसलिए एच अपान आर ई की वैल्यू 1 से बहुत कम थी। इस वजह से जैसे यहाँ पर हमने रखा था पॉजिटिव में, इसी प्रकार यहाँ पर निगेटिव में रखा है। इस बात को हमें ध्यान देना है। तो इस प्रकार से ऊंचाई के लिए ये और गहराई के लिए ये फार्मूला जी वन माइनस डी अपान आर ई, और ऊंचाई के लिए जी एच इक्वल टू जी वन माइनस टू एच अपान आर ई, ये दो फार्मूले हमको प्राप्त हो गए। इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए और इसको बॉक्स में बंद कर, ये दो फार्मूलों का यूज हम लोग आगे करेंगे।
देखिए अब कह रहा है कि इस प्रकार जैसे जैसे हम पृथ्वी से नीचे अधिक गहराई तक जाते हैं गुरुत्वीय त्वरण का मान गुणक 1 - d/r द्वारा घटता जाता है। तब जाहिर सी बात है कि सतह पर g है, अब ये 1 - d/r और re पृथ्वी का त्रिज्या है, यानी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा में किसी चीज़ का भाग देंगे तो आंसर कम आता है। तो 1 से तो बहुत कम होगा, लेकिन फिर भी पृथ्वी की सतह से कम वैल्यू आएगी, क्योंकि इस जी में कुछ ना कुछ घटेगा। तो इसलिए पृथ्वी की ऊंचाई में भी गुरुत्वीय त्वरण घटता है और पृथ्वी की गहराई में भी घटता है। दोनों बातों में को हम लोगों को ध्यान देना है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से संबंधित यह एक आश्चर्यजनक तथ्य है कि पृष्ठ पर इसका मान अधिकतम है तथा चाहे हम पृष्ठ से ऊपर जाएं अथवा नीचे यह मान सदैव घटता है। तो ये बात निकल के आई कि पृथ्वी की सतह से अगर हम संबंध की बात करें तो गुरुत्वीय त्वरण का मान चाहे हम ऊपर जाएं चाहे नीचे जाएं दोनों दशाओं में घटता है। ये बात निकल के सामने आ गई। अब देखिए आ गया गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो जैसा हम लोगों ने पढ़ा था बिल्कुल सेम जैसा स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ा था वैसे ही यहाँ भी होगा। तो जैसे कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है W = F × S, तो F की वैल्यू रखेंगे और विस्थापन रखेंगे। तो कार्य ही ऊर्जा के कारण ही कार्य होता है, तो चाहे कार्य कहें या ऊर्जा कहें। तो इसी आधार पे हम लोग एक दूरी का और गुणा होगा कुल मिला के विस्थापन का, और हमारा स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम लोग समझ पाएंगे। तो देखिए कह रहा है कि पहले हमने स्थितिज ऊर्जा की धारणा की चर्चा किसी वस्तु की दी हुई स्थिति पर उसमें संचित ऊर्जा के रूप में दी थी। तो जैसा हमें पता है कि हम पहले मानते थे कि किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो उसमें कार्य करने की क्षमता होती है उसी को हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते थे। तो कह रहा है कि यदि किसी कण की स्थिति उस पर कार्यरत बल के कारण परिवर्तित हो जाती है तो उस कण की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन आरोपित बल द्वारा उस कण पर किए गए कार्य के परिमाण के ठीक ठीक बराबर होता है। जैसे अभी हमने कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन किया, तो कार्य का मतलब बल लगा के अगर वस्तु को विस्थापित कर देंगे तो जो भी कार्य होगा वही हमारी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि जिन बलों द्वारा किया गया कार्य चले गए पथों पर निर्भर नहीं करता वे बल संरक्षी बल होते हैं तथा केवल ऐसे बलों के लिए ही किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा की कोई सार्थकता होती है। तो हम जब पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी चैप्टर, तो हमने वहाँ पर संरक्षी और असंरक्षी यानी कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव दो प्रकार के फोर्स पढ़े थे। तो वही कह रहा है कि जिन बलों द्वारा किया गया कार्य चले गए पथों पर निर्भर नहीं करता वे बल कंजर्वेटिव होते हैं, यानी पाथ इंडिपेंडेंट है तो कंजर्वेटिव फोर्स है, और पाथ डिपेंडेंट है तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हम उसको कहते हैं। तो अब आगे देखते हैं। तो गुरुत्व बल एक संरक्षी बल है तथा हम किसी पिंड में इस बल के कारण उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा जिसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं का परिकलन कर सकते हैं। तो गुरुत्वीय बल जो है हमारा ये जो है संरक्षी बल है, यानी पाथ डिपेंडेंट नहीं, पथ पर निर्भर नहीं करता है। इस बात को ध्यान देना है। तो यहाँ पर हम जो स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे वो हमारी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी, क्योंकि जो बल है वो गुरुत्वीय बल है। तो यहाँ पर देखते हैं कह रहा है कि पहले पृथ्वी के पृष्ठ के निकट के उन बिंदुओं पर विचार कीजिए जिनकी पृष्ठ से दूरियां पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत कम है। यानी पहले हम बहुत कम दूरी की बात करेंगे, यानी पृथ्वी के पृष्ठ से बहुत कम दूरी पर जो पृथ्वी के पृष्ठ के निकट दूरियां हैं उन पर विचार करेंगे। तो जैसा कि हम देख चुके हैं कि ऐसे प्रकरणों में गुरुत्वीय बल व्यवहारिक दृष्टि से नियत रहता है तथा यह mg होता है तथा इसकी दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। तो ये चीज़ें हम सब पढ़ चुके हैं कि अगर हम पृथ्वी पर छोटा सा कोई बिंदु द्रव्यमान रखें उसके बल की बात करें तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, यानी F बराबर mg, और उसकी दिशा पृथ्वी के केंद्र बिंदु की ओर होती है।
क्योंकि जितनी गुरुत्वीय बल रेखाएं हैं वो केंद्र की ओर ही जाएंगी, रेडियली त्रिज्यीय, इसलिए ऐसा होता है। तो वही कह रहा है कि यदि हम पृथ्वी के पृष्ठ से h1 ऊंचाई पर किसी स्थित किसी बिंदु तथा इसी बिंदु से ठीक ऊर्ध्वाधर ऊपर h2 ऊंचाई पर किसी स्थित किसी अन्य बिंदु पर विचार करें तो यह द्रव्यमान के किसी कण को पहली स्थिति से दूसरी स्थिति तक ऊपर उठाने में किया गया कार्य, जिसे W12 द्वारा निर्दिष्ट करते हैं। तो बल गुणे चूंकि विस्थापन होता है कार्य बराबर, तो एक को दूसरे के पास लिया जाए, एक h1 से h2 तक ले जा रहे हैं, तो 1 2 है तो इसलिए W12 लिखा गया है। और कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है और बल बराबर mg है तो mg लिखा गया। और बीच की दूरी क्या होगी, तो h2 माइनस h1 होगी, क्योंकि विस्थापन हमें लेना है। ध्यान दीजिए, चली गई दूरी नहीं लेना, विस्थापन। तो विस्थापन का मतलब h1 से h2 तक जितना चला गया, तो h2 में अगर h1 घटा दिया जाए तो वो विस्थापन निकल आएगा। इस बात को ध्यान देना। अब देखिए, कह रहा है यदि हम पृथ्वी के पृष्ठ से h ऊंचाई के बिंदु से कोई स्थितिज ऊर्जा WH संबंध करें तो इस प्रकार होगा। तो अब देखिए नीचे क्या करेंगे कि WH बराबर हो जाएगा mgh प्लस W0। पृथ्वी के पृष्ठ से बता रहे हैं, तो पृथ्वी के पृष्ठ पर W0 क्यों लिखा, क्योंकि h बराबर 0 है तो इसलिए W बराबर 0 लिखा। यहाँ W0 बराबर नियतांक है, क्योंकि mg में h 0 कर दिया जाए तो कार्य 0 हो जाएगा, इसलिए पृथ्वी के सतह पर W0 लिखा गया है। क्योंकि h 0 है इसलिए कार्य भी सतह पर 0 माना गया है और W0 को एक कांस्टेंट या नियतांक माना गया है कि हम पृथ्वी की सतह पर कार्य को W0 मानेंगे। तब यह स्पष्ट हो जाता है कि W12 बराबर WH2 माइनस WH1। क्योंकि ये 0 हो गया, तो अब हम h1 से h2 तक जो विस्थापन हुआ है उसमें कार्य कितना हुआ, तो W12 बराबर WH2 माइनस WH1 हो जाएगा। यानी h2 पर जो कार्य है उसमें से अगर h1 पर जो कार्य था उसको घटा दिया जाए तो कितना कार्य हुआ वो निकल आएगा। ये बात निकल के सामने आई। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। कह रहा है कण को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य ठीक इस कण की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों की स्थितिज ऊर्जाओं के अंतर के बराबर है। यही तो बात निकल के आई कि अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति में जो स्थितिज ऊर्जाएं हैं उन्हीं को घटा करके जो परिणाम आया है वही कार्य है। और सेम चीज यही हमने विस्थिर वैद्युतिकी में भी पढ़ा था कि दो बिंदु आवेश अगर किसी दूरी पर रखे गए हैं तो उन पर एक बिंदु आवेश से दूसरे बिंदु आवेश पर ले जाने में किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। यही तो हम पढ़े थे, वही चीज यहाँ भी है। देखिए अब कह रहा है कि ध्यान दीजिए कि समीकरण 7.22 में W0 निरस्त हो जाता है। यहाँ पर W0 निरस्त हो जाता है क्योंकि दोनों के लिए W0 है, क्योंकि सतह का W0 तो दोनों के लिए होगा ना। तो इसीलिए कह रहा है कि ध्यान दीजिए कि समीकरण 7.22 में W0 निरस्त हो जाता है। समीकरण 7.21 में h बराबर 0 रखने पर हमें WH बराबर 0 बराबर W0 प्राप्त होता है, जैसा हमने आपको बता दिया पहले ही कि h 0 होगा पृष्ठ पर पृथ्वी के। h बराबर 0 का अर्थ यह है कि दोनों बिंदु पृथ्वी के पृष्ठ पर स्थित है। ध्यान दीजिए h बराबर 0 का मतलब है कि दोनों बिंदु h1 और h2 पृथ्वी के पृष्ठ पर है। इस प्रकार W0 कण की पृथ्वी के पृष्ठ पर स्थितिज ऊर्जा हुई। तो W0 जो है यह पृथ्वी के पृष्ठ पर स्थितिज ऊर्जा मानी जाएगी। अब देखिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि यदि हम पृथ्वी के पृष्ठ के यादृच्छिक दूरियों के बिंदुओं पर विचार करें, यादृच्छिक मतलब रैंडम, मतलब अपने इच्छा अनुसार कुछ भी मान लें,
तो कह रहा है उपरोक्त परिणाम प्रामाणिक नहीं होते, क्योंकि तब यह मान्यता है कि गुरुत्वाकर्षण बल mg अपरिवर्तित रहता है, वैध नहीं है। तो फिर से सुनिए, कह रहा है कि यदि हम पृथ्वी के पृष्ठ से यादृच्छिक दूरियों यानी जो इच्छा है उन दूरियों को मानने के बिंदुओं पर विचार करें तो उपरोक्त परिणाम प्रामाणिक नहीं होते, यानी जो हम कैलकुलेट करके निकलेंगे वो परिणाम नहीं आएगा जैसा हम इच्छा करेंगे, नहीं होते, क्योंकि तब यह मान्यता है कि गुरुत्वाकर्षण बल mg अपरिवर्तित रहता है। तो अभी हमने जो पीछे पढ़ा उसमें यही पढ़ा था कि छोटा पिंड है और कम दूरी पर पृथ्वी के हैं तो बल लगभग समान रहेगा, क्योंकि संरक्षी बल है, पथ पर निर्भर नहीं करता। तो चूंकि ये मान इतना कम बदलेगा कि गुरुत्वाकर्षण बल mg अपरिवर्तित रहेगा, वैध नहीं है। तथापि अपनी अब तक की चर्चा के आधार पर हम जानते हैं कि पृथ्वी के बाहर के किसी बिंदु पर स्थित किसी कण पर लगे गुरुत्वीय बल की दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर निर्देशित होती है, तथा इस बल का परिमाण है F बराबर G m अपान r²। तो ये हमने देखिए लिखा है F, और ये भी लिखा है कि त्रिज्या या दूरी के हिसाब से जो आ रही है r² है, ये दूरी के हिसाब से बल में परिवर्तन होगा, लेकिन चूंकि सतह पर है और सतह पर सब जगह mg अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि सतह पर r तो चेंज होगा नहीं, पृथ्वी से सतह से तो हम जा नहीं रहे, इसलिए mg अपरिवर्तित रहता है। ये बात निकल के सामने आई। तो फिर से पढ़िए, कह रहा है यदि हम पृथ्वी के पृष्ठ से यादृच्छिक दूरियों के बिंदुओं पर विचार करें तो उपरोक्त परिणाम प्रामाणिक नहीं होते, क्योंकि तब यह मान्यता कि परमाणु की गुरुत्वाकर्षण बल mg अपरिवर्तित रहता है, वैध नहीं है। तो दो में से एक ही बातें फिर सही होंगे कि या तो गुरुत्वाकर्षण बल अपरिवर्तित रहता है, ये सही होगा, या फिर जो हम ये निकाल रहे हैं यहाँ पर ये चीज सही होगी। तो चूंकि परिवर्तन बहुत कम है इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ यमी पृथ्वी का द्रव्यमान और यम कण का द्रव्यमान तथा r इस कण की पृथ्वी के केंद्र से दूरी है, जो r है पृथ्वी के केंद्र से दूरी ली गई है। यदि हम किसी कण को r बराबर r1 से r बराबर r2 तक, जबकि r2 ज्यादा है r1 से, ऊर्ध्वाधर पथ के अनुदिश ऊपर उठाने में किए गए कार्य का परिकलन करें या कैलकुलेशन करें तो हमें समीकरण 7.20 के स्थान पर यह संबंध प्राप्त होता है। तो अगर हम पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर, जिसको r माना गया है केंद्र बिंदु से, यहाँ तक उठाएं अगर स्मॉल m द्रव्यमान के पिंड को, तो अगर उसका हम कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर देखिए W12 बराबर W1 से 2 तक, R1 से 2 तक, तो GM स्मॉल m अपान r² इंटू dr हो जाएगा। छोटे दूरी के लिए dr लिखते हैं, d। तो ये हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये R1 R2 है तो यहाँ पर 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2 लिखना चाहिए, लेकिन चूंकि 1 अपान R2 माइनस 1 अपान R1 लिखा है इसलिए यहाँ पर माइनस साइन लग गया। तो GMEM 1 अपान R2 माइनस 1 अपान R1 हो जाएगा। तो इस प्रकार समीकरण 7.21 के बजाय हम किसी दूरी r पर स्थितिज ऊर्जा WR को इस प्रकार संबद्ध कर सकते हैं। तो अगर WR निकालना हो तो हम इस प्रकार निकालेंगे कि WR बराबर r दूरी पे, मतलब पृथ्वी के केंद्र बिंदु से स्थितिज ऊर्जा माइनस GMEM अपान r प्लस W1, जो कि r इज ग्रेटर देन r के लिए वैध है। ध्यान देना है कि जो r है यह पृथ्वी की त्रिज्या से ज्यादा होना चाहिए, यानी पिंड पृथ्वी के बाहर होना चाहिए, ऊंचाई पर ना कि गहराई पर। इस बात को ध्यान देना। अतः एक बार फिर W12 बराबर WR2 माइनस WR1 अंतिम समीकरण में r इक्वल टू इनफाइनाइट रखने पर हमें WR बराबर इनफाइनाइट बराबर W1 प्राप्त होता है। तो अगर हम ये मान लें कि जो ये r है ये अनंत हो जाए, तो जब अनंत हो जाएगी तो यहाँ पर जो ये W12 है ये W1 के बराबर हो जाएगा।
यानी पृथ्वी पर जितना स्थितिज ऊर्जा होगी उसी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब ये R अनंत हो जाएगा तो किसी चीज में अनंत का भाग देंगे तो कितना होगा, 0 एक तरह से आता है तो इसी के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार W1 अनंत पर स्थितिज ऊर्जा हुई, जो W1 आई ये अनंत पर स्थितिज ऊर्जा हुई। हमें यह ध्यान देना चाहिए कि समीकरणों 7.22 तथा 7.24 के अनुसार केवल दो बिंदुओं के बीच स्थितिज ऊर्जाओं में अंतर की ही कोई निश्चित सार्थकता है। यानी जो दो बिंदु लिए गए इनके अंतर की बात को ही समझना है, इस सब गणित में नहीं पढ़ना है। तो हम प्रचलित मान परिपाटी के अनुसार W1 को 0 मान लेते हैं। तो ये W1 है, इसको 0 मान लेते हैं, यानी ये पृथ्वी की सतह पर मान लेते हैं, जिसके कारण किसी बिंदु पर किसी कण को स्थितिज ऊर्जा उस कण को अनंत से उस बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के ठीक बराबर होती। तो अगर हम W1 को 0 मान लें तब स्थितिज ऊर्जा की क्या परिभाषा हो जाएगी कि किसी कण को कह रहा है, किसी कण की स्थितिज ऊर्जा उस कण को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए जाने वाले कार्य के ठीक बराबर होती। और यही परिभाषा हमने आवेशों, बिंदु आवेश के बारे में भी पढ़ी थी। तो ये चीज निकल के सामने आई। अब देखिए कह रहा है कि हमने किसी बिंदु पर किसी कण की स्थितिज ऊर्जा का परिकलन उस कण पर लगे पृथ्वी के गुरुत्वीय बलों के कारण, जो कि कण के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती है होता है, किया है। तो स्थितिज ऊर्जा का जो परिकलन किया गया है पृथ्वी के द्वारा उस द्रव्यमान पर जो बल लग रहा है उसको द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती मानकर, यानी F बराबर m इंटू जी मान करके ये कैलकुलेशन किया है, जो भी ऊपर किया गया है। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव की परिभाषा। अब गुरुत्वीय विभव की बात आ जाए, जैसे विद्युत विभव हम लोगों ने पढ़ा था, तो गुरुत्वीय विभव हो जाएगा उस बिंदु पर किसी कण के एकांक द्रव्यमान की स्थितिज ऊर्जा के रूप में की जाती है। तो गुरुत्वीय विभव की अगर हम बात करें तो उस बिंदु पर एकांक द्रव्यमान की जो स्थितिज ऊर्जा होगी वही उसका गुरुत्वीय विभव होगा। जैसे विद्युत विभव क्या होता था, इसको इस तरह समझिए कि विभव ही एक ऐसी चीज है जिसके विभव का अंतर जो है वही ऐसी चीज है जो किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए मजबूर करती है। तो जैसे बाल्टी में पानी भरा हो, दो बाल्टियां हैं, एक में पानी भरा एक खाली, अगर हम पाइप लगा दें और बराबर ऊंचाई पे दोनों को रख दें तो भरी वाली बाल्टी से पानी खाली वाली बाल्टी में आने लगेगा। ये गुरुत्वीय विभव के कारण है कि उसका विभव ज्यादा है, गुरुत्वीय विभव जो पानी भरा हुआ है, इसलिए वो कम की ओर आने लगा। जब दोनों बाल्टियों की सतह बराबर हो जाएगी तो पानी आना बंद हो जाएगा, क्योंकि दोनों का विभव बराबर हो गया। तो विभवांतर नहीं होगा तो किसी वस्तु या आवेश कोई भी चीज का प्रवाह नहीं होगा। इस बात को ध्यान देना। तो उसी को दिमाग में रखते हुए यहाँ पर हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो पूर्व विवेचन के आधार पर हम जानते हैं कि m1 m2 द्रव्यमान के एक दूसरे से r दूरी पर रखे दो कणों के गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की यह फार्मूला हमारा हो जाएगा। क्योंकि किसी वस्तु को अनंत से पृथ्वी तक लाने में हमें कार्य करना पड़ेगा अगर आकर्षण बल नहीं होगा तो, या पृथ्वी के सतह से किसी कण को v बराबर 0 अगर पृथ्वी की सतह पर लें, यदि हम r बराबर अनंत पर v बराबर 0 लें, यानी विभव हम 0 अनंत पे मान रहे हैं, तो इसका मतलब पृथ्वी पर कोई विभव है, तो इसका मतलब ज्यादा विभव से कम विभव की ओर जाएगा। तो मान लीजिए कि पृथ्वी पर कोई विभव है और अनंत पर विभव 0 है, तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा विभव से कम विभव की ओर जाएगा कण। तो वहां तक जो 0 विभव है
तो पृथ्वी से जब हम 0 विभव तक ले जाएंगे तो पृथ्वी चूंकि हर एक चीज को अपनी ओर खींचती है, तो उसके खिंचाव के विरोध में हमको कार्य करना पड़ेगा। इसीलिए v की वैल्यू g यहाँ पर निगेटिव आई है, क्योंकि कार्य करना पड़ेगा, प्राप्त नहीं होगा, करना पड़ेगा यानी ऊर्जा खर्च होगी, इसलिए ये निगेटिव वैल्यू है। तो ध्यान देना, इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए, ये पूरे को बंद करिए, यानी इनफाइनाइट में v बराबर 0 लिया गया है। कह रहा है कि यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि कणों के किसी सभी वियुक्त निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा अवयवों यानी कणों के सभी संभावित युग्मों की ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है। तो जाहिर सी बात है कि जितनी स्थितिज ऊर्जा है, अलग अलग कण हैं, अगर बहुत सारे कणों से मिल करके कोई सिस्टम बना है जिसको हिंदी में निकाय कहते हैं, तो कणों की अलग अलग स्थितिज ऊर्जा को अगर जोड़ लिया जाए तो कुल स्थितिज ऊर्जा निकल आएगी। तो वही कह रहा है कि उपरोक्त समीकरण द्वारा परिकलित जो किया जाएगा, तो m1 m2 जैसे लिया गया है, तो जितने भी कण होंगे सबकी स्थितिज ऊर्जा का योग कर देंगे अगर, तो कुल स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। यह अध्यारोपण सिद्धांत के एक अनुप्रयोग का उदाहरण है। तो सुपरपोजिशन लॉ जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ा गया, तो उसी के ये अनुकूल है। अब थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख लेते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत मतलब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब एग्जाम्पल 7.3 आ जाता है, तो इस 7.3 एग्जाम्पल की स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।